पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ाई कैसे करनी है यह सीखा था। हमने कंपनी लॉ कहां कहां अप्लाई होता है यह सीखा था। हमने सिलेबस का स्ट्रक्चर और एग्जाम पेपर का पैटर्न सीखा था। आज हम टॉपिक की पहली क्लास करेंगे। आज हम सीखेंगे कि डायरेक्टर्स नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले मैं ये जस्टिफिकेशन देना चाहता हूं आप सबको कि हम डायरेक्टर से ही क्यों शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, होता यह है कि जब हम सीरियल नंबर से शुरू करते हैं, सीरियल नंबर मतलब टॉपिक नंबर 1, फिर टॉपिक नंबर 2, फिर टॉपिक नंबर 3, फिर टॉपिक नंबर 4, तो फाइनल के टॉपिक की वैल्यू नहीं रह पाती। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की किताब का इंडेक्स देखेंगे, टॉपिक नंबर 1 क्या है जानते हैं आप? व्हाट इज कंपनी। टॉपिक नंबर 1 है इनकॉर्पोरेशन, फीचर्स ऑफ कंपनी, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। और मैं बिल्कुल आप अपना मन क्या, मैं आपको सच बताऊं कि ये ठीक नहीं है कि फाइनल की क्लास में पहले दिन इनकॉर्पोरेशन कराया जाए। तो हम पिछली क्लास में जब ये डिसाइड कर चुके कि सेक्शन 1 से लेकर 470 तक हमें सारे सेक्शंस करने हैं और सारे चैप्टर्स आपस में अनरिलेटेड से हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि हम कौन सा चैप्टर से अपने बैच की शुरुआत कर रहे हैं। मैं कम से कम इनकॉर्पोरेशन से तो बैच की शुरुआत नहीं करना चाहता। डायरेक्टर्स नाम के इस चैप्टर से जिससे हम बैच की शुरुआत कर रहे हैं, इसको काफी कीमती माना जाता है क्योंकि यह चैप्टर बड़ा भी है और बढ़िया भी है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल के स्टडीज डायरेक्टर से बनती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर का यही टॉपिक आएगा, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन एग्जाम जब से सीएमए फाइनल का शुरू हुआ है तब से तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि भाई वो क्या पेपर में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्टर पेपर में आएगा तो सिर्फ डायरेक्टर ही डायरेक्टर आएगा पेपर में, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा मैं। बस आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट द चैप्टर कॉल्ड डायरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर फाइनल लेवल स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर आप सबका स्वागत डायरेक्टर की क्लास में। चलिए अपने चैप्टर का नाम लिखते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं डायरेक्टर्स। अगर आप इंस्टीट्यूट की किताब देखेंगे तो स्टडी नोट नंबर 1, ई और एफ डायरेक्टर्स है। स्टडी नोट नंबर 1, ई और एफ दोनों मिलाकर डायरेक्टर बनता है। और अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 149 से 205 तक डायरेक्टर है। सेक्शन 149 से लेकर 205 तक डायरेक्टर्स ही डायरेक्टर्स है। अब मेरी बात समझने की आप कोशिश करें कि ये जो डायरेक्टर का चैप्टर हमने शुरू किया है, इसको समझने से पहले, इसको शुरू करने से पहले, किसी भी सेक्शन के नंबर तक आने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। आइए उनको समझते हैं। पहली हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। देखिए क्या होता है, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर आर टू डिफरेंट पोजिशंस। डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर आर टू डिफरेंट पोजिशंस। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पोजिशंस हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों पोजीशंस को लेकर बहुत कंफ्यूजन है समाज में।
जब मैं बोलता हूं समाज, मतलब अपनी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में, अपन लोगों में, पूरे भारत में नहीं, भारत में तो सब दिमाग वाले लोग बैठे, हम जो सामान्य जनता हैं, हमने जिन्हें पेपर की तैयारी करनी है, हम अपनी बात कर रहे हैं। डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर आर टू डिफरेंट पोजिशंस। डायरेक्टर और शेयर होल्डर दो अलग अलग पोजिशंस हैं। लिखिएगा अगला पॉइंट, शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर। shareholder is a part owner of capital of the company. Capital of the company. बहुत देखिए समय लगेगा, प्लीज जल्दबाजी में ना मैं पढ़ा पाऊंगा ना आप पढ़ पाएंगे, तो थोड़ा हल्के हल्के से आराम आराम से ही चीजों को समझिएगा। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर कौन है? कंपनी की कैपिटल का हिस्सेदार है, पार्ट ओनर है, पूरा मालिक नहीं है। जितने परसेंट भी शेयर हमने खरीदे हैं उतने परसेंट के हम मालिक हैं। शेयर होल्डर इज अ पार्ट ओनर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, चल पॉइंट नंबर 3, यहां तक बात समझ आई ना? वॉट शेयर होल्डर डज इज, शेयर होल्डर करता क्या है? मुझे हंसी आ रही है ये समझाते हुए, क्योंकि शेयर होल्डर अक्सर कुछ नहीं करता कंपनी में। व्हाट शेयर होल्डर डज इज, व्हाट शेयर होल्डर डज इज इफेक्टिवली नथिंग। व्हाट शेयर होल्डर डज इज इफेक्टिवली नथिंग except for his role in decision making at general meeting। क्या मतलब? What shareholder does is इफेक्टिवली नथिंग। मैं शेयर होल्डर्स का अपमान नहीं कर रहा हूं, कभी आप गलत समझें। पता नहीं कौन सी बात कब किसको चुभ जाए, तो मैं पहले क्षमा मांग लेता हूं। ये मेरी कोई किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं लिखा मैंने, लेकिन सच्चाई दिखाना मेरा कर्तव्य है। अगर हम पता लगाएं कि किसी कंपनी में शेयर होल्डर का काम क्या है, तो दोस्तों उसका पैसा देने का काम है। आपने पैसे दिए, कंपनी के पास आ गए, कंपनी के आप शेयर होल्डर बन गए, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आप शेयर होल्डर हो गए। ठीक है, अब शेयर होल्डर बनने के बाद क्या काम है आपका? जनरल मीटिंग में वोट डालने का काम है आपका। तो सर आप कहते हो, आपका कहने का मतलब यह है कि वोट डालने का अधिकार बहुत कमजोर चीज है। मैंने कब कहा? मैंने कहा एक्सेप्ट फॉर दिस टास्क। ये जो जनरल मीटिंग होती है साल में एक बार तो होती ही होती है, एनुअल जनरल मीटिंग उसे कहते हैं, और उसके अलावा अगर कभी फिर होती है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। शेयर होल्डर्स की जो सभा कंपनी करती है हर साल में एक बार, वो एनुअल जनरल मीटिंग, और कभी कभी करनी पड़ती है उसके अलावा भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब किसी भी हाल में वो जनरल मीटिंग तो होती ही है। उस जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर्स आते हैं और डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। अब वो डिसीजन मेकिंग के कई रास्ते हो सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में वोट डालने पर फैसले कर लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो फैसले इंपॉर्टेंट नहीं है, कीमती फैसले होते हैं। भाई कंपनी को नया क्या कहते हैं बिजनेस शुरू करना हो तो शेयर होल्डर से पूछना होता है, अपना ऑफिस शिफ्ट करना हो तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है, डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करना हो तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है, कंपनी में नया ऑडिटर अपॉइंट करना हो तो शेयर होल्डर से पूछना पड़ता है। तो शेयर होल्डर से पूछकर डिसीजन लिए जाते हैं, वो सही है। लेकिन दोस्तों वो तो एक दिन का त्योहार है। 365 डेज में
वो एक दिन, जिस दिन जनरल मीटिंग होती है, उस दिन तो शेयर होल्डर बड़ा कीमती आदमी होता है, जैसे 5 साल में हम होते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। उन 365 के अलावा, मतलब एक दिन के अलावा जो बाकी 364 डेज हैं, उसमें शेयर होल्डर डज नथिंग। What shareholder does is effectively nothing except for his role in decision making at general meeting. तो सर हम करवाना क्या चाहते हैं उससे? ऐसा क्या काम है जो हम शेयर होल्डर से करवाना चाहते हैं? भाई जनरल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वो कौन करेगा? अगला पॉइंट लिखिए, शेयर होल्डर पेज मनी टू द कंपनी। शेयर pays money, shareholder pays money to the company, shareholder pays money to the company for his shares and becomes entitled, और उसको अधिकार मिल जाता है, and becomes entitled to enjoy rights of being a member। शेयर होल्डर के जितने भी अधिकार हैं वो मैं जरूर आपको याद दिलाऊंगा, वैसे आपने इंटर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम पढ़ लेंगे। बस मैं आपको ये फर्क समझाना चाहता हूं कि जो पैसा कंपनी में लगा होता है वो डायरेक्टरों का नहीं होता, वो शेयर होल्डर्स का होता है। लेकिन शक्तियां सारी डायरेक्टरों पे होती हैं। कमाल देखिए आप, कंपनी की दीवारों में जो ईंटें लगी हैं, ईंटें समझते हैं आप, ब्रिक्स, जो ब्रिक एंड मोर्टार है, जो सब पैसा लगा है वो शेयर होल्डर का है। शेयर होल्डर पेज मनी टू द कंपनी फॉर हिज शेयर्स एंड बिकम्स एंटाइटल्ड टू एंजॉय राइट्स ऑफ बीइंग अ मेंबर, ठीक है ना। लेकिन जो जनरल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग है, जो पावर एंड अथॉरिटी है, वो शेयर होल्डर्स के हाथों में नहीं होती दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर 5, शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव पावर्स टू मैनेज डे टू डे अफेयर्स, manage day-to-day affairs of the company or to exercise general management and control, or to exercise general management and control, full stop। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? मैं बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जो पैसा लगाया है उसी से कंपनी चल रही है, यह सच है। लेकिन फिर भी शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की दिशा डिसाइड करने की शक्तियां नहीं हैं। इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मालिक कोई और, लेकिन उसे चलाने वाला कोई और। पार्टनरशिप में नहीं होता दोस्तों ऐसा। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। पार्टनरशिप में यदि 4 पार्टनर्स हैं तो यह पूछने की जरूरत नहीं है कि किसके पास कौन सी शक्तियां हैं। हर पार्टनर के पास एक जैसी और बराबर शक्तियां हैं। हर पार्टनर के पास एक जैसे अधिकार हैं। हर पार्टनर के पास वो सब कुछ है जो दूसरे पार्टनर के पास है। लेकिन यदि कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स के पास कंपनी को चलाने का कोई अधिकार नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी कानून बनाते वक्त, कंपनी का लॉ लिखते वक्त यह फिलॉसफी सोची गई
कि जिसके पास पैसा है वो कंपनी में पैसा लगाए और लगा के अपना कोने में बैठ जाए, इंतजार करे रिटर्न्स का, इंतजार करे डिविडेंड का। साल में एक बार आए और बड़े बड़े फैसले लेके बस घर बैठे, उसे कहते हैं शेयर होल्डर। भाई तुमने कंपनी में 100 रुपए लगाए तो तुम्हें उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलना चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, घर बैठो। लेकिन एक और फिलॉसफी समझने की कोशिश करिए कि जिसके पास पैसा है, जरूरी नहीं कि व्यापार चलाने की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी उसी के अंदर है। पैसा तो माइनर के नाम पर भी बहुत हो सकता है, पैसा तो उस व्यक्ति के नाम पर भी हो सकता है जिस व्यक्ति के पास अपने सेंसेस नहीं है। माइनर के नाम आप शेयर कैपिटल खरीद सकते हैं, बच्चे के नाम शेयर कर दीजिए, गिफ्ट में उसे 10,000 शेयर दे दीजिए मारुति सुजुकी के। मेरा कहने का मतलब समझिए कि जहां जहां पैसा है वो लोग कंपनी के शेयर खरीद लें और इंतजार करें कि कंपनी उन्हें रिटर्न्स देगी। 10 का शेयर 200 का हो जाएगा, डिविडेंड मिलेगा, ये मिलेगा, बस। लेकिन शेयर होल्डर उम्मीद करे कि मैंने पैसा लगाया है इसलिए सिर्फ मैं ही कंपनी चलाऊंगा, तो उससे कहो तू गलत दरवाजे के बाहर खड़ा है। उससे कहो कि तू जाए पार्टनरशिप में अपना जगह ढूंढे, वहां पर जो जो पैसा लगाता है वो मैनेजर बन जाता है ऑटोमेटिक, कंट्रोलर बन जाता है ऑटोमेटिक। बट दैट डजंट हैपन हियर। यहां ऐसा कुछ नहीं होता। पॉइंट नंबर 6 लिखिए। दिस इज कॉल्ड principle of separation of ownership and management। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओनर सेपरेशन। किसका सेपरेशन? ओनरशिप का एंड मैनेजमेंट का। ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं कंपनी के अंदर। कंपनीज आर ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स बट companies are owned by shareholders but are not managed by them। कंपनीज शेयर होल्डर्स के द्वारा ओन तो होती हैं लेकिन कंपनीज शेयर होल्डर्स के द्वारा मैनेज नहीं होती। तो फिर मैनेज कौन करता है? अब ये समझ लीजिए, लिखे आप। Companies are managed by directors। Companies are managed by directors appointed by shareholders। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा हमारे देश की डेमोक्रेसी है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसा डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है। पूरा देश हमारा है और हम देश के हैं, लेकिन हम ओनर हो सकते हैं लेकिन हम देश के मैनेजर नहीं हैं। वो तो प्रधानमंत्री जी ही हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सरकार ने कहा ये सड़क बंद तो बंद, सरकार ने कहा ये चालू तो चालू। क्या तुम ऐसा कह सकते हो? हम राष्ट्र के नागरिक हैं और ये हमारी संपत्ति है, ये तो सब जगह लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि हमारी संपत्ति है तो चल यार घर ले जाती है। रेलवे पे लिखा रहता है जगह जगह स्टेशंस पर, रेलवे आपकी संपत्ति है, कृपया इसकी रक्षा करें। अच्छा ठीक है भाई, हमारी संपत्ति हमारा दिल, हम तो कुर्सी उठा के ले जाने लगे जो वेटिंग रूम में रखी थी। ऐसा कर नहीं सकते ना हम। वही काम यहां पर है।
शेयर होल्डर कंपनी की संपत्ति के मालिक हैं, माफ कीजिएगा कंपनी की कैपिटल के मालिक हैं, लेकिन कंपनी को चलाने वाले संचालक नहीं हैं। तो कंपनी कौन चलाएगा? वो लोग जिनको हम खुद अपॉइंट करते हैं। देश कौन चलाता है? वो लोग जिनको हम खुद अपॉइंट करते हैं। कुछ कुछ वैसा ही है, ये कुछ कुछ वैसा ही है। कंपनी के शेयर होल्डर्स वो जो एक दिन मिलते हैं साल में, उस दिन वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी की चाबियां किसको पकड़ानी है, कंपनी का कंट्रोल किसको सौंपना है। पॉइंट नंबर 8, डायरेक्टर्स आर नॉट representatives of shareholders, comma, they are representatives of company. They are representatives of company. डायरेक्टर शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। कभी कोई कहने लगे कि भाई क्योंकि डायरेक्टरों का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स ने करा है, इसलिए डायरेक्टर जो हैं वो तो शेयर होल्डर के प्रतिनिधि हैं, डायरेक्टर जो हैं वो तो शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। डायरेक्टर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर्स, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनी। जनरली ऐसा होता है ना कि भाई कभी हमें कंफ्यूजन हो जाए कि शेयर होल्डर्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, शेयर होल्डर ने अपॉइंट करा है, तो क्योंकि शेयर होल्डर ने अपॉइंट करा इसलिए शेयर होल्डर वो हो गए कंपनी डायरेक्टरों के प्रिंसिपल। नहीं, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर ने करा वो ठीक है, लेकिन डायरेक्टर शेयर होल्डर के लिए काम नहीं करता, डायरेक्टर कंपनी के लिए काम करता है। लिखो इसी के आगे, इट इज ट्रू दैट directors are generally appointed by, ये सच है कि डायरेक्टर्स आर जनरली appointed by shareholders, but they work for and on behalf the entire company. They work for and on behalf of the entire company. वो पूरी कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं। जब भी हम कहते हैं ना कि ये कंपनी ये कर रही है, अरे तो कंपनी की दीवारें थोड़ी कुछ करती हैं, कंपनी की दीवारें कुछ नहीं करती, कंपनी के लोग करते हैं ना, मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स करते हैं। इस कंपनी ने नया बैंक अकाउंट खुलवाया, एक कंपनी ने अपना नया बैंक अकाउंट खुलवाया, तो कंपनी गई थी ना उठकर अपनी कुर्सी से, कंपनी कहीं नहीं दिखाई देती। आप बोलो कि आईबीएम में नौकरी लग गई मेरी, आईबीएम ने मुझे रख लिया, तो आईबीएम आया था तेरे पास कहने तू आ जा। सोचना जरा, मान लो कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, HUL, उसने गुरुग्राम में नया ऑफिस खोला, तो आप क्या बोलोगे? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने गुरुग्राम में नया ऑफिस खोला, कंपनी ने गुरुग्राम में नया ऑफिस खोला। अच्छा, कंपनी उठकर आई होगी ऑफिस की दिल्ली जमीन देखने के लिए, कंपनी के डायरेक्टर्स आए होंगे। तो जब भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं कि कंपनी ने ये करा, कंपनी ने वो करा, कंपनी ने ये करा, कंपनी ने ये करा, वो कंपनी ने नहीं करा, वो कंपनी के डायरेक्टरों ने करा। लिखिएगा, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? whatever, it means whatever is done by company, it means whatever is done by company, comma,
is actually done by whatever is done by company, comma, is actually done by, एक्चुअल में कौन करता है ये, is actually done by directors, is actually done by directors. और एक बात और बताऊं, जब हर काम कंपनी का डायरेक्टर करते हैं तो डायरेक्टर का दिया हुआ वचन मतलब कंपनी का दिया हुआ वचन। जब कंपनी का हर काम डायरेक्टर करते हैं इसका मतलब डायरेक्टर ने यदि कोई जिम्मेदारी उठा ली इसका मतलब कंपनी ने वो जिम्मेदारी उठा ली। डायरेक्टर के सिर पर आई हुई लायबिलिटी मतलब कंपनी के सिर पर आई हुई लायबिलिटी। लिखिए आप, एक ही बात आपको लगेगा कि मैं बार बार कह रहा हूं, लगे तो लगता रहे, मैं तो कहूंगा, इससे नंबर बढ़ेंगे आपके। लिखिएगा, इन सिंपल वर्ड्स, डायरेक्टर्स आर एजेंट्स and company as a whole is principal. Company as a whole is principal. Company as a whole principal है। Whatever is done or said by directors, whatever is said or done by directors, comma, will bind the entire company. Will bind the entire company. आप इसे लिखो, एक सेकेंड आया मैं। हां जी दोस्तों, तो हमने लिखा कि डायरेक्टर एक प्रकार से कंपनी के एजेंट हैं और कंपनी प्रिंसिपल है। तो जितने भी काम डायरेक्टर करेंगे या वो जो भी वादे करेंगे, जो भी बातें कहेंगे, वो सब कंपनी को बांध लेगी। इस प्रकार हमें यह समझ आया कि सारी शक्तियां डायरेक्टरों के पास हैं, राइट। लेकिन पता है आपको 12th पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? खास बात यह है कि जो शक्ति डायरेक्टरों के पास है वो डायरेक्टरों के पास है, डायरेक्टर के पास नहीं है। जो शक्तियां हैं वो डायरेक्टर्स के पास कलेक्टिवली हैं, इंडिविजुअली नहीं है। कंपनी के अंदर जितनी भी शक्तियां डायरेक्टर को दी गई हैं
वो सारे डायरेक्टर मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, किसी एक के हाथों में सारी शक्तियों की चाबियां नहीं दी गई हैं। आइए लिखें, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, खास बात यह है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट any director alone cannot exercise, any director alone cannot exercise all these powers. कोई भी डायरेक्टर अकेले शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, फुल स्टॉप। All powers are collectively exercised by entire group of directors, which is called board of directors. हाँ जी, it is important to note that any director alone cannot exercise all these powers. All powers are collectively exercised by entire group of directors, which is called board of directors. किसी अकेले के पास शक्ति नहीं होती। कोई डायरेक्टर ये समझ ले कि साहब मैं तो कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो मुझे तो ईश्वर ने वरदान दे दिया है, मेरे पास तो सारी शक्तियां आ गई हैं कंपनी की। ऐसा कुछ नहीं है। कभी वो खुश होता रहे अपने महल में बैठा हुआ, अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ, अपने राज सिंहासन को एंजॉय करता हुआ। तुम सब में से एक हो, तुम सब कुछ नहीं हो। अगर कोई कंपनी में फैसला लेना है तो सारे डायरेक्टरों ने मिलकर लेना है, और वो जो डायरेक्टरों का एंटायर ग्रुप है उसको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ आई जी बात आपको? पक्का क्लियर? अब मेरी बात समझिए 2 मिनट। मैं आपको पहले दिखाऊंगा कुछ कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी थोड़ी देर के लिए, जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि हां, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाम की भी चीजें होती हैं। वो एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं बस बताना यह चाहता हूं कि हमने अभी अभी सीखा कि डायरेक्टरों का अपॉइंटमेंट करने का अधिकार किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। और शेयर होल्डर्स किसी और को अपॉइंट करके मैनेजमेंट उसको दे देते हैं, वो डायरेक्टर बन जाता है और हम शेयर होल्डर रहते हैं, है ना? यही तो सीखा हमने सीखा कि ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है, यह सीखा हमने। कंपनी का मालिक, कंपनी की कैपिटल का मालिक शेयर होल्डर्स, और कंपनी को चलाने वाला मैनेजर डायरेक्टर्स, यह सीखा हमने। कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के लिए जब काम करते हैं तो कंपनी प्रिंसिपल बन जाती है और डायरेक्टर उसके एजेंट बन जाते हैं। लेकिन किसी भी हाल में कंपनी के डायरेक्टर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव तो होते हैं, शेयर होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। डायरेक्टरों के द्वारा करे गए अच्छे और बुरे कामों से कंपनी बंध जाती है, लेकिन शेयर होल्डर नहीं बनता। ये सब हम पढ़ चुके। लेकिन जरा सोचिए, कितना बड़े दिल वाला होगा वो आदमी जिसको हम शेयर होल्डर कह रहे हैं। वो एक कंपनी में पूरा पैसा लगाएगा, वो एक कंपनी में कैपिटल खरीदेगा और उसके बाद उस कंपनी को चलाने के लिए किसी और को सौंप देगा। वाह भाई वाह, कितना सतयुग जैसा माहौल दिख रहा है हमको। मतलब आप इमेजिन करिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। कंपनी एक है, उसमें आपने शेयर खरीदे, आपने पैसा लगाया, आपके पैसे से वो फल फूल रही है और उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में जा रहा है। किसकी तरफ से? आप खुद देकर आ रहे हैं। जनरली लोग ऐसा नहीं करना चाहते। ये तो हमने समझ लिया कि कंट्रोल डायरेक्टर के हाथ में है,
शेयर होल्डर के हाथ में नहीं। हमने यह भी समझ लिया कि शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं डायरेक्टरों को, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर होल्डर खुद को ही अपॉइंट कर लें डायरेक्टर की कुर्सी पर। कोई ऐसा नियम थोड़ी है कि एक आदमी अपनी तशरीफ लिए दो जगह नहीं बैठ सकता। कोई ऐसा नियम थोड़ी है कि एक आदमी दो पोजीशंस पर नहीं बैठ सकता। कंपनी लॉ में तो कहीं नहीं लिखा कि तुम दो कुर्सी होल्ड नहीं कर सकते। शेयर होल्डर की मीटिंग होगी तो वहां भी चले जाएंगे, डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो वहां भी चले जाएंगे। ऐसा ही ज्यादातर लोग कर रहे हैं और इसमें कोई इलॉजिकल वाली बात नहीं है, इसमें कोई अनएथिकल वाली बात नहीं है। आप सीएमए फाइनल के लोग हैं, आप दिल खोल के और अपने दिमाग को खोल के सोचिए। एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो लोगों की जरूरत होती है। मान लो 50 लाख तुमने लगाए, 50 लाख मैंने लगाए, 1 करोड़ रुपए लगा के हमने एक वो क्या कहते हैं उसे बिजनेस शुरू करा, रेस्टोरेंट खोल ला। 50 लाख तुम्हारे, 50 लाख मेरे, 1 करोड़ रुपए लगा के वी ओपन अ रेस्टोरेंट। तो उसमें तुम 50% शेयर होल्डर, मैं 50% शेयर होल्डर। अब बात आई कि डायरेक्टर कौन बनेगा, तो हम दोनों भला क्यों चाहेंगे कि कोई और डायरेक्टर बने? तो इसलिए हम क्या करना चाहेंगे कि हम ही शेयर होल्डर हैं और हम खुद को ही डायरेक्टर अपॉइंट कर लें, अपने आप को ही डायरेक्टर अपॉइंट कर लें। तो सर क्या ऐसे हो सकता है? हां, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। मान लो कंपनी दादाजी ने खोली, शेयर कैपिटल दादाजी के पास है और वो अपने पोते और पोती को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, ऐसे कर लो। मान लो शेयर कैपिटल आपके किसी रिलेटिव ने लगा दी, लेकिन वो डायरेक्टर आपको बनाना चाहते हैं, आप बन जाओ। शेयर होल्डिंग उसकी जिसका पैसा, उसे तो प्रॉफिट में हिस्सा जाएगा समय समय पर, लेकिन कंट्रोल चाहे तो पैसा लगाने वाला आदमी अपने हाथ में रख ले और चाहे वो दूसरे को सौंप दे, उसका दिल। सिंपल सी बात है, इसमें क्या समस्या? तो सबसे पहले तो मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, ऑनलाइन वालों से, फेस टू फेस वालों से, रिकॉर्डिंग वालों से, जो भी लोग मेरी क्लास किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर देख रहे हैं, मेरी क्लास में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये जो हम समय लगाते हैं ना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की। इसका रिटर्न आपको वन शॉट सक्सेस के रूप में वापस मिलेगा। और अगर हर 10 मिनट बाद घड़ी देखोगे कि इतना सही टाइम हुआ है और इतने सही पॉइंट लिखे हैं हमने, तो फिर घड़ी जिसने ज्यादा देखी उसको कैलेंडर देखना पड़ जाएगा। कैलेंडर किस बात का? जून से दिसंबर और दिसंबर से जून। तो आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ाई मेरे साथ जारी रखिए और मेरे हिसाब से जारी रखिए, दोनों का फायदा होगा। आइए, तो हमने पढ़ा कि भाई ये तो हम समझ गए कि पैसा किसी का और शक्ति किसी की, लेकिन यह भी हो सकता है कि दोनों पोस्ट एक ही आदमी होल्ड कर ले। इट मीन्स वी हैव two groups in the company. It means we have two groups in the company. इसका मतलब कंपनी में दो ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप belonging to shareholders and group belonging to directors। और ये दोनों लोग सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। both these groups may have same or different persons। लेकिन कैसे डिसाइड होगा कि सेम आएंगे या अलग अलग? कॉमा, डिपेंडिंग अपॉन
डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ, किसकी चॉइस? चॉइस ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ने डिसाइड करना है ये बात कि वो खुद डायरेक्टर बनना चाहते हैं या किसी और को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। शेयरहोल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिसाइड shareholders are entitled to decide shareholders are entitled to decide whether they wish to appoint themselves as directors or some other person or some other persons or a combination of both or a combination of both। लिखो इसको। Shareholders are entitled to decide whether they wish to appoint themselves as directors or some other persons, किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं, या फिर अ कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ शेयर होल्डर्स में से लोग ले लिए और कुछ बाहर वालों में से ले लिए। इसको लिख लीजिए, फिर मैं कुछ काम की बात और बताना चाहता हूं आपको। ऐसे एकदम से सेक्शन 149 पे जंप कर दूं, मतलब है ना, ऐसे नहीं चल पाएगा कि सीधे सेक्शन नंबर 149 स्टार्ट। क्यों भाई? पहले ये जनरल बातें सुनो तुम काम की। डायरेक्टरों को लेके अपने मन में पूरी तस्वीर क्लियर करो। ये लिख दिया जी आपने, देखो क्या है। हमारे देश के अंदर, हमारे देश में क्या, वैसे तो दुनिया भर में ही एक वर्ड बहुत प्रचलित है, प्रोफेशनल मैनेजरियल स्किल्स। क्या मतलब होता है इसका, प्रोफेशनल मैनेजरियल स्किल्स का? कि जिन लोगों के अंदर कंपनी को मैनेज करने की कला है, जिनके अंदर प्रबंधन के गुण हैं, जिनके अंदर व्यापार को संभालने की अच्छी शक्तियां हैं, हमें उनको आगे लाना चाहिए और उनके हाथों में सत्ता सौंप देनी चाहिए। वो ठीक है कि अल्टीमेट ओनरशिप शेयर होल्डर्स की है, वो जब चाहें उन लोगों को हटा सकते हैं, लेकिन कम से कम डेली रूटीन में जो काम करने चाहिए, उसका सिस्टम जो बनना चाहिए, वो शेयर होल्डर अपने हाथ में रखेंगे यार, तो कैसे चलेगा? एक एक कंपनी में लाखों लाखों शेयर होल्डर्स हैं, लाखों लाखों जी। सर हर कंपनी में तो नहीं होते भाई, तो कुछ में तो हैं। जिनमें हैं उनमें सोचो, वो लाखों शेयर होल्डर कैसे मिलकर कंपनी को चला लेंगे? तो दे अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनी टू रन द कंपनी इन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो डायरेक्टर्स चुनने के लिए मार्केट में ढूंढ लो आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग, एमबीए करे हुए, मास्टर्स, पीएचडी वगैरह, मैनेजमेंट के पुराने बढ़िया लोग, उनको चुन लो, या अपने में से किसी को चुन लो। हमारा दिल भाई, हम जाने, शेयर होल्डर्स की मर्जी है। तो जनरली क्या देखा जाता है? जनरली कॉम्बिनेशन देखा जाता है। जनरली हमारे देश में और दुनिया के ज्यादातर देशों में क्या होता है कि कुछ डायरेक्टर तो शेयर होल्डर्स में से ही उठकर आते हैं। भाई उनको ललक होती है ना अपने पैसे को प्यार से संभाल कर रखने की। उनका मन नहीं करेगा जहां पर उन्होंने 50 करोड़ रुपए लगा दिए, उसको थोड़ा अपनी खुद आंखों के सामने चलता और बनता हुआ देखें, संभलता हुआ देखें, कारोबार को बढ़ता हुआ देखें। उनका दिल करता है हम खुद मैनेज करें, और वो चाहे तो कुछ अलग वाले लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कुछ कंपनियां जो बड़ी हैं, टाटा, बिरला, महिंद्रा, गोदरेज, उन कंपनियों में डायरेक्टर्स के नाम क्या क्या हैं। यकीन मानिए आपको टाटा की वेबसाइट पर सारे डायरेक्टर टाटा फैमिली के नहीं मिलेंगे, बिरला की वेबसाइट पर सारे डायरेक्टर बिरला फैमिली के नहीं मिलेंगे आपको। And the same will happen in every conglomerate, in every big company. Why? Because they know the value of professional management.
They have appointed people from outside the shareholders group. They have appointed people from the professionally acclaimed experts group. उन्होंने ढूंढा है उन लोगों को जिनकी जरूरत है कंपनी को एक अच्छी दिशा मिलने के लिए। तो मैं बार बार एक बात साबित करना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं कोई टॉपिक शुरू करूं, कोई सेक्शन शुरू करूं, सेक्शन 149 से 205 तक जो भी हमें पढ़ना है उसको शुरू करने से पहले हमको यह क्लियर होना चाहिए कि शेयरहोल्डर्स की मर्जी है कि वो खुद को अपॉइंट करना चाहते हैं या किसी दूसरे को या फिर एक कॉम्बिनेशन को। ठीक है ना? चलो, हां जी, ये टाटा की वेबसाइट है। मुझे उम्मीद है कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको स्पेस दे देता हूं। ये टाटा की वेबसाइट है। अबाउट अस पर आ जाते हैं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग ऑप्शंस लीडरशिप टीम के बारे में। आइए समझते हैं। यहां पर आपको पता चलेगा रतन एन टाटा चेयरमैन एमरिटस, एन चंद्रशेखरन, ये दोबारा दिखा दूं, एन चंद्रशेखरन, ही इज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड दीज आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एन चंद्रशेखरन, वेणु श्रीनिवासन, अजय पीरामल, डॉक्टर राल्फ स्पेत, भास्कर भट्ट, हरीश मानवानी। ये इतने ही डायरेक्टर्स के नाम यहां पर हैं। बाकी जो इसके नीचे लिस्ट है वो तो सीएफओ है, सीईओ है, वो सब नाम आएंगे, उनका मैं नहीं डिस्कस करना चाहता। कंपनी सेक्रेटरी भी हैं यहां पर टाटा सन्स के, सुप्रकाश मुखोपाध्याय। लेकिन मैं फिलहाल आपको डायरेक्टर्स के चेहरे यहां स्क्रीन पर इस समय दिखा रहा हूं। एक भी आपको टाटा फैमिली का नहीं दिख रहा होगा इनमें। ये देखिए आप, ये जो चेहरे आपने देखने हैं डायरेक्टर्स के, ये जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, दीज आर द पीपल हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय शेयरहोल्डर्स। सो द शेयरहोल्डर्स ऑफ टाटा ग्रुप हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट दीज डिग्निटरीज इन द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। लेट अस कम टू आदित्य बिरला ग्रुप नाउ। आदित्य बिरला group. So this is the website of Aditya Birla Group. अब इस आदित्य बिरला ग्रुप की वेबसाइट पर हम इस समय हैं। यहां पर भी लीडरशिप करके टैब है। और इस वेबसाइट पर ये पूरा इनका अलग अलग देशों में जहां जहां इनकी प्रेजेंस है वो है। मैं आपको लेकर चलता हूं अबाउट अस वाले पेज पे। और ये रहे लीडरशिप टीम की डिटेल्स, चेयरमैन, डायरेक्टर्स, बिजनेस हेड्स। तो मैं फिलहाल आपको सिर्फ डायरेक्टर्स दिखा देता हूं। अजय श्रीनिवासन, अशोक गुप्ता, दिलीप गौड़, एच.के. अग्रवाल, हिमांशु कपानिया, के.सी. झावर, के महेश्वरी, संतृप्त मिश्रा, सतीश पाय, सुशील अग्रवाल, विशाखा मूल्य। मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि अगर आप नामों को नोटिस करें तो क्या सब बिरला फैमिली के लोग डायरेक्टर्स हैं? बिल्कुल नहीं। एक और रिलायंस में आपको और दिखाऊंगा, अपने अंबानी की कंपनी। उनको देखकर आपको पहचान होगी कि शेयरहोल्डर्स तो आम जनता भी है। कितने लोगों के पास रिलायंस के, टाटा के और बिरला के शेयर्स हैं? तो वो सब ओनर तो हैं कंपनी की पार्ट कैपिटल के, लेकिन वो कंट्रोलर नहीं है, वो मालिक है, वो मैनेजर नहीं है। उनके हाथों में
डे टू डे की शक्तियां नहीं है। ये देखिए आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ये वेबसाइट है, ये अपने मुकेश भाई हैं। अब आपको मैं यहां पर दिखाता हूं अवर कंपनी, और ये रहे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखिएगा, ये तो चेयरमैन साहब हैं, ये हैं नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीता अंबानी, हिज वाइफ, हीतल आर मेसवानी, निखिल आर मेसवानी, पीएमएस प्रसाद, पी के कपिल, आर ए मशेलकर, आदिल जैनुल भाई, दीपक सी जैन, रमिंदर एस गुजराल, सुमीत बनर्जी, अरुंधति भट्टाचार्य, शी वॉज चेयरमैन एसबीआई, रिसेंटली रिटायर हुए वहां से, के वी चौधरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एंड हिज एक्सीलेंसी यासीर ओ अल रुमाया नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. So did you count how many people are there in the list of board of directors? So many. So I want to prove this very fact that shareholders are pool of people who have contributed to the capital of company. Let me put that in English for now. Shareholders are pool of the people who have contributed to the capital of the company, and that is all about it. But when it comes to directors, they are the people who have been given the responsibility of managing the company as a whole. By whom? By the shareholders. तो ये वो चेहरे हैं जिनका अपॉइंटमेंट किसने करा? शेयरहोल्डर्स ने करा. और किसने करा? कंपनी के शेयरहोल्डर्स को यह अधिकार है कि वो किसको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और ये उनकी शक्ति है कि वो खुद को बनाएं या किसी और को बनाएं. तो शेयरहोल्डर्स ने मुकेश भाई को तो बनाया ही बनाया, नीता अंबानी जी को भी बनाया ही बनाया, लेकिन बाकी लोग जरूरी नहीं कि रिलायंस के शेयरहोल्डर्स हैं. बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर भी हो सकते हैं. समझ आ गई जी बात? चलिए, मुझे कुछ लिखवाना है. पॉइंट नंबर 16 पर आइए. पॉइंट नंबर 16. एज पर ओल्ड कंपनी लॉ ऑफ 1956, जो पुराना कंपनी लॉ था जो 2013 में खत्म हो गया, एज पर ओल्ड कंपनी लॉ ऑफ 1956, डायरेक्टर must be a person, director must be a person who holds shares as well. पुराने कंपनी लॉ के मुताबिक डायरेक्टर उसी को बना सकते थे जिसके पास शेयर है. सोचिए आप, कितनी कमाल की बात है. पुराने कंपनी लॉ में यह नियम था. तो सर हम पुराना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मुझे नया पढ़ाना है. तो मैं कंपैरेटिव दिखा रहा था यहां पर. पुराने कंपनी लॉ में यदि हम देखें तो वही इंसान डायरेक्टर बन सकता है जिसने शेयर खरीद रखे हो कंपनी के, जिसके पास शेयर्स हो. अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते. सॉरी, अरे थोड़ा अपना भी पैसा लगाओ भाई. वो बात अलग है, 5,000 की लिमिट थी, लेकिन कुछ तो पैसा अपना लगाओ, तब आपको कंट्रोल करते समय वो आएगी अच्छी, क्या कहते हैं, फीलिंग कि भाई आप अपनी कंपनी संभाल रहे हो, बिकॉज यू ऑल्सो इन्वेस्टेड इन द सेम. एज पर ओल्ड कंपनी लॉ ऑफ 1956, director must be a person who holds shares as well. But new company law does not have any such requirement.
न्यू कंपनी लॉ डज नॉट हैव एनी सच रिक्वायरमेंट, उसके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है नए कंपनी लॉ में, फुल स्टॉप। इसी के आगे लिखिए, न्यू कंपनी लॉ प्रेस्क्राइब्स दैट, न्यू कंपनी लॉ क्या प्रेस्क्राइब करता है? दैट डायरेक्टर may or may not be shareholder. डायरेक्टर may or may not be shareholder, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर बिल्कुल अलग टीम है, डायरेक्टर बिल्कुल अलग टीम है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ चुके हैं अच्छे से। एज पर ओल्ड कंपनी लॉ नियम कुछ और था, मैंने वो इसलिए लिखवाया ताकि आप समझ सकें कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है आज की डेट में कि जो डायरेक्टर बनेगा पहले साहब वो जाके शेयर खरीदे। क्यों खरीदे? नहीं दिल कर रहा उसका शेयर खरीदने का, नहीं मन कर रहा उसका शेयर खरीदने का, वो जाने। तुम जबरदस्ती उससे करो यार तुम शेयर खरीदो पहले फिर बनोगे डायरेक्टर, क्यों भाई? क्लियर? पक्का समझ आ गया? मेरा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। इस पूरे इंट्रोडक्शन में हाँ जी, इस पूरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ मैंने यह साबित करने की कोशिश करी कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर अलग अलग इंसान होते हैं। डायरेक्टर और शेयर होल्डर अलग अलग इंसान होते हैं, यह समझना बेहद जरूरी था। अगर हम यह नहीं समझते तो फिर कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, चलो अब एक अगली हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग। सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर का सेक्शन सीधे क्यों आ गया भाई? पहले हमें पढ़ना चाहिए था सेक्शन 149, फिर उसके बाद हमें पढ़ना चाहिए था सेक्शन 150, है ना? एक एक करके चलना चाहिए था। क्यों, कोई नियम है क्या? सर मैं आपको बताऊं, सेक्शन 149 है कि मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए, वुमेन डायरेक्टर कौन होती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है। सर ये सब कुछ समझ लेंगे, कौन मना कर रहा है? हम जिस आदमी के बारे में इतना बड़ा चैप्टर लिए बैठे हैं, जिस इंसान के बारे में सेक्शन 149 से लेकर 205 तक के सेक्शंस हमें पढ़ने, इतनी लंबी सीरीज है, तो जरा ये सोचिए कि पहले ये तो पता कर लीजिए ये आदमी करता क्या है। सेक्शन 166 समझने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि जिस आदमी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी क्या कहते हैं, प्रोफाइल क्या है कंपनी के अंदर, ऐसा क्या करता है वो। ठीक है ना? चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। और सच बताऊं, सच सर आपको, कि जिस इंसान के बारे में आप पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको तो सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए कि भाई ये डायरेक्टर करता क्या है। इसके काम के लिस्ट जो मेरे सामने है इस समय 7 पॉइंट हैं, इसके कामों की जो लिस्ट है, ये 7 काम करता है। और इन 7 कामों को पढ़ने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। चलिए लिखें आप, छोटा सा एक पैराग्राफ लिखिएगा पहले, फिर उसके बाद लिखिएगा ऑल्दो डायरेक्टर्स मस्ट परफॉर्म डायरेक्टर्स को हर वो काम करना चाहिए, मस्ट परफॉर्म एवरीथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी।
Directors must perform everything which is beneficial for the company as they are its representatives, but section 166 clearly prescribes certain duties of the company. Section 166 clearly prescribes certain duties of the company, नहीं, duties of the directors to be performed by every director without any specific communication in this regard. Without any specific communication in this regard. मतलब ठीक, फुल स्टॉप. दे आर एज फॉलोज. ड्यूटीज हम एक एक करके लिख रहे हैं, लेकिन हमने पैराग्राफ में क्या लिखा? हमने लिखा कि सेक्शन 166 में क्लियरली लिखी हैं कुछ ड्यूटीज जो कि हर डायरेक्टर को परफॉर्म करनी है, बिना किसी से कुछ इंतजार करे कि भाई वो बोलेगा तब हम परफॉर्म करेंगे. क्यों? विदाउट एनी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड. कल को कोई डायरेक्टर कहने लगे, अच्छा मुझे ये भी करना था, मुझे बताया नहीं किसी ने मुझे. क्यों भाई, क्यों बताएगा तुझे कोई? तू डायरेक्टर है और कंपनी का कानून तुझे पता होना चाहिए. नहीं भी पता होना चाहिए तो चल भारत का कानून तू पढ़ ले, उसको पढ़ने के बाद तू उसे फॉलो कर. तो सेक्शन 166 में क्या क्या ड्यूटीज हैं वो जरा एक एक करके लिखना शुरू करते हैं. दे आर एज फॉलोज में पहला, टू वर्क एज पर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के अपने जो इंटरनल रूल्स होते हैं, आपको पता होगा, उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं. टू वर्क एज पर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी. राइट? समझ आया? दूसरा, टू वर्क इन गुड फेथ. टू वर्क इन गुड फेथ. गुड फेथ का मतलब है कि भाई आप हमेशा जो भी करोगे वो इस सोच के साथ करोगे कि कंपनी ने आपको इतना बड़ा पोजीशन दी है तो आप कंपनी का फायदा पहुंचाओ. ठीक है? गुड फेथ, कॉमा, टू प्रमोट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के उद्देश्यों को आप आगे लेकर जाओगे. भाई आप डायरेक्टर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का जन्म किस चीज के लिए हुआ, और जिस भी चीज के लिए कंपनी का जन्म हुआ वो करवाओ, वो उस उद्देश्य को आगे बढ़ाओ. राइट? टू वर्क इन कॉमन इंटरेस्ट of all stakeholders. कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. देखिए ये है कि स्टेक होल्डर का मतलब ना यह शेयर होल्डर्स नहीं है. स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है, आप जानते ही होंगे वैसे, हर वो इंसान जो कंपनी से जुड़ा हुआ है. या तो कंपनी उस पर कोई इफेक्ट करती है या कंपनी पर वो इफेक्ट करता है.
हमारे डेटर, हमारे क्रेडिटर, हमारी एम्प्लॉय, हमारी सरकार, हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे कस्टमर्स, हर वो इंसान जो हमसे जुड़ा है, हमें उसके लाभ के लिए काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम कंपनी का नुकसान कर रहे हैं, कंपनी का भी सही होना चाहिए और ये लोग जो हमसे जुड़कर काम कर रहे हैं इनका भी बढ़िया होना चाहिए। तीसरा, टू वर्क विद reasonable care, to work with reasonable care, comma, due diligence and to exercise independent judgment, and to exercise इंडिपेंडेंट जजमेंट। क्या लिखा है यहां पर? टू वर्क विद रीजनेबल केयर। हम ये नहीं कह रहे कि आप कोई क्या कहते हैं उसे, एजेंट विनोद बन जाइए, डिटेक्टिव बन जाइए, सब कुछ जांच परख के करिए, कौन ईमानदार है कौन बेईमान है पहले पता लगाइए फिर काम करिए, नहीं। लेकिन कम से कम यार सामान्य समझदारी तो रखो दिमाग के अंदर, अपनी जिम्मेदारी को समझो, अपनी पोस्ट की पावर को समझो, पूरे डिलीजेंस मतलब पूर्ण ध्यान से काम करो। इंडिपेंडेंट जजमेंट का मतलब है कि डायरेक्टर हो तो डायरेक्टर की तरह फैसला लो, किसी के दबाव में नहीं आने का, किसी के प्रभाव में नहीं आने का। समझे आप? चलिए पॉइंट नंबर 4, चौथी ड्यूटी है इनकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली। नॉट टू हैव direct or indirect, not to have direct or indirect conflict, not to have direct or indirect conflict of interest with the company. नॉट टू हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द कंपनी। किसी भी हाल में कंपनी से सीधे सीधे या टेढ़े टेढ़े, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और सही भी बात है भाई, पता चला कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, तुम्हारा कोई अपना फैमिली बिजनेस है उसमें भी वही प्रोडक्ट बनता है, तो इस्तीफा दे तो ज्यादा सही है। ठीक है ना? चलो अगला पॉइंट, नॉट टू गेन any undue advantage, not to gain any undue advantage over others because of directorship, because of directorship और some other influence भी लिख दो। ऐसा लग रहा है कि जैसे डायरेक्टरशिप के अलावा अगर कहीं और से गलत फायदा आएगा तो रख लेंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं रखेंगे, और सम अदर इन्फ्लुएंस। ये था हमारा 5वां पॉइंट, राइट। और अगर कभी गलती से फायदा हो जाए और गलत हो जाए तो चुपचाप वो पैसा लाके कंपनी को देना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए आप आता हुआ पैसा नहीं रोक सकते, आपको नहीं होना चाहिए। आप नहीं चाहते थे कि इस काम में आपको पर्सनल बेनिफिट हो, लेकिन हो गया गलत तरीके से, तो जितना हो गया उतना लाके कंपनी को सौंप दो। ठीक है? इसी के आगे लिखो, इफ एनी अनड्यू एडवांटेज हैज ऑलरेडी अराइजन, अगर हो ही चुका है वो, हैज ऑलरेडी अराइजन, तो क्या करें? द सेम शुड बी सरेंडर्ड टू कंपनी, द सेम शुड बी surrendered, the same should be surrendered to company, सेम जो है कंपनी को सरेंडर कर दिया जाएगा। क्लियर? 5 ड्यूटी हो गई जी।
करेक्ट। छठी ड्यूटी, छठी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ ड्यूटी तो दोस्तों ऐसी है जिस पर फाइनल में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका। अब आपका एग्जाम ऑनलाइन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो टॉपिक की रेलेवेंस खत्म हो गई। दे हैव आस्क्ड इट लॉट मेनी टाइम्स। लिखेंगे नॉट टू असाइन हिज ऑफिस टू एनीवन in any manner whatsoever, in any manner whatsoever मतलब अरे बड़ा आसान है, आप लिखो मैं बताता हूं। not to assign his office to anyone in any manner whatsoever, क्या मतलब हुआ इसका? कोई इंसान किसी कुर्सी पर बैठा है तो वो अपने आप को उस कुर्सी का मालिक समझने लगता है कि ये कुर्सी तो मेरी हो गई, जबकि उसे नहीं पता कि कंपनी उसकी नहीं है, पूरी कंपनी तो शेयर होल्डर्स की है। वो तो खाली डायरेक्टर बन के अपॉइंट होकर बैठा है कुछ समय के लिए। हो सकता है रीअपॉइंटमेंट हो सकता है ना हो। तो मान लो आप डायरेक्टर हो कंपनी के, तो आप इंतजार तो करो, क्या पता आप कल को डायरेक्टर रहो ना रहो। तो आपको इस बात का डर था कि कल को आप डायरेक्टर रहोगे या नहीं रहोगे। तो आपने क्या सोचा? आपने अपनी वसीयत लिखी कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे बेटे को मेरी जगह डायरेक्टर बना देना, मैं अपनी कुर्सी उसको सौंप के जाता हूं। अरे तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या वो? तू डायरेक्टर है कंपनी का, शेयर होल्डर्स की मर्जी से। अगर तेरे बेटे को कंपनी के शेयर होल्डर बनाना चाहेंगे तो जरूर बनाएंगे डायरेक्टर, और नहीं बनाना चाहेंगे तो भाई साहब नमस्ते, दरवाजा उधर है। दैट मीन्स नो वन कैन राइट इन हिज विल कि मेरी डायरेक्टर की कुर्सी तो भाई इसको दे दियो। अरे क्यों दे दियो? नॉट इवन इन अ प्राइवेट कंपनी, किसी भी हाल में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। असाइन का मतलब होता है सौंपना। चलिए 7th पॉइंट। अच्छा 7वें पॉइंट में ड्यूटी नहीं है, उसका फाइन है कि मान लो आपने ये करा और फिर मान लो आपको बोला गया कि आप ये करोगे और आपने मान लो ये नहीं करा तो क्या होगा? लिखिएगा ऑल सच ड्यूटीज आर मैंडेटरी इन नेचर। ऑल सच ड्यूटीज आर मैंडेटरी इन नेचर, ये करनी ही करनी है। ऑल सच ड्यूटीज आर मैंडेटरी इन नेचर, बट नहीं, एंड लगाओ, एंड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर ये ड्यूटी नहीं निभाई गई तो क्या करें? इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस कॉमा, तो क्या होगा? पनिशमेंट इज एज फॉलोज। Punishment is as follows. Minimum fine ₹1 lakh. Maximum fine ₹5 lakh. सर आपको सुनकर विश्वास हो ना हो, लेकिन जो ये आपने करा ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम होगी कि मैंने सेक्शन 149 से शुरुआत नहीं करी। सेक्शन 149 से शुरुआत करने पर हमें पढ़ने को मिलता कि मिनिमम डायरेक्टर इतने, मैक्सिमम इतने। सोचिए आप एक मिनट, सेक्शन 152 से कई बार शुरू करा जाता है बैच, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, के डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट होते हैं। यार वो करते क्या हैं, ये मैं समझाना चाहता था पहले। और इसके बाद पता है क्या लिखवाऊंगा अगली हेडिंग? पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। हमने समझ लिया कि इनके कर्तव्य क्या हैं, इनको क्या क्या करना चाहिए, और अब हम अगली हेडिंग में सीखेंगे ये क्या क्या कर सकते हैं, इनकी शक्तियां कैसी हैं। आइए वो अब समझते हैं, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए
हेडिंग डालेंगे पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखना, वो भी लिख दीजिए। सेक्शन नंबर्स जो हैं 179 एंड 180, सेक्शन 179 और 180। पावर्स का जो सेक्शन है ना, वो दो इसलिए हैं, आपको बताऊं काम की बात, कि कुछ शक्तियां तो ऐसी हैं जो हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास उपलब्ध रहती हैं, कुछ शक्तियां तो ऐसी हैं, यूं समझ लीजिए कि उनका रिजर्वेशन है, बिना किसी से पूछे पाछे वो ये वाले काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, किसी से उनको पूछने की जरूरत नहीं है, बस ये वाले काम जब चाहा कर लिए। लेकिन एक और सेक्शन जो 180 है, उसमें उन शक्तियों की लिस्ट है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तभी जाएंगी जब शेयर होल्डर अप्रूवल देंगे। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मैं लिखवा रहा हूं ये सब कुछ, लेकिन सेक्शन 179 और 180 में डिफरेंस समझिए। ड्यूटीज की तो एक लिस्ट थी, हमने देख ली, मामला खत्म हो गया। पावर्स की दो लिस्ट हैं, एक सेक्शन 179 में और एक 180 में। सेक्शन 179 में जो लिस्ट है उसमें क्या लिखा है कि ये रही वो शक्तियां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास हमेशा उपलब्ध रहती हैं, और सेक्शन 180 क्या कहता है, ये रही वो लिस्ट जो शक्तियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तब आएंगी जब शेयर होल्डर्स अप्रूवल देंगे स्पेसिफिकली। तो जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पावर्स अंडर सेक्शन 179 आर एब्सोल्युटली अवेलेबल and powers under section 180 are available only after the approval, so they are restricted powers। ठीक है, आइए लिखना शुरू करते हैं। आप केवल अभी एक ही हेडिंग डालिएगा, लिखिए पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंटेन्ड in section 179 as well as section 180. Powers of board of directors are contained in section 179 as well as section 180, ये दोनों में है। ठीक है, Section 179 prescribes 13 powers which are called absolute powers, जिनको absolute powers कहा जाता है। Point 3, these are called absolute powers because they can be exercised without any approval from shareholders or authorities। मतलब ना तो मिनिस्ट्री से पूछना, ना रिजर्व बैंक से पूछना, ना आरओसी से पूछना, जब किसी से पूछना, कुछ नहीं ना। ये वो 13 शक्तियां हैं जो एब्सोल्युटली अवेलेबल है, जब जी चाहा डायरेक्टर इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट 4,
Section 180 prescribes Section 180 prescribes 4 powers which are available only if approved by shareholders, only if approved by shareholders by passing स्पेशल रेजोल्यूशन। अब स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब आप सब फाइनल में है भाई, आपको पता होगा, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। 75 मतलब 3/4 लोगों का अप्रूवल आना चाहिए, तब जाकर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 180 में जो 4 शक्तियां वो कहने को 4 हैं, लेकिन जरूर उसमें कुछ बड़ा काम हो रहा होगा, तभी इतना बड़ा नियम बनाया गया। सोचो वो 13 शक्तियां इतनी सारी हैं, उनमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिना पूछे काम चल रहा है। 13 शक्तियां ऐसी हैं जिसमें किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो 4 शक्ति ऐसी हैं, सोचो 4, तो गिनती में कम है लेकिन वो वैल्यू प्रपोजिशन में ज्यादा होंगी, वो इंपॉर्टेंस में ज्यादा होंगी। तभी यहां पर लिखा है कि जब तक शेयर अप्रूवल ना दें तब तक आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉइंट 5 these 4 powers under section 180 are called restricted powers. These 4 powers under section 180 are called restricted powers because restriction of passing a special resolution applies on them. फुल स्टॉप। ठीक है भाई। रेस्ट्रिक्शन ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन अप्लाइज ऑन देम। देखिए वो सही है कि कुल मिलाकर अब 17 शक्तियां हो गई, 13 एक तरफ है और 4 एक तरफ है। यह भी क्लियर हो गया कि 13 शक्तियां ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए किसी से नहीं पूछना, तो वो एब्सोल्यूट हो गई, और 4 के लिए अप्रूवल लेना जरूरी है तो वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई। लेकिन पावर चाहे एब्सोल्यूट हो चाहे रेस्ट्रिक्टेड हो, पावर सबके पास कलेक्टिवली है, अकेले डायरेक्टर के पास शक्ति नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टर है इसको ये शक्ति दे दी, वो भी डायरेक्टर है उसको वो शक्ति दे दी, ये भी डायरेक्टर है इसको ये शक्ति दे दी ना। ये शक्तियां जब भी इस्तेमाल होंगी कलेक्टिवली इस्तेमाल होंगी। राइट, आइए लिखते हैं पॉइंट नंबर 6। एब्सोल्यूट पावर्स अंडर सेक्शन 179 एंड restricted powers under section 180 are possible to be exercised only collectively by board of directors at the board meeting। board meeting मतलब
डायरेक्टरों की मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर्स की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। ये तो छोटी छोटी बातें देखो आपको याद रखनी पड़ेंगी। चाहे 179 की 13 शक्तियां हो या 180 की 4 शक्तियां, कुल मिलाकर जो 17 शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल अकेला डायरेक्टर नहीं कर सकता, सिर्फ कलेक्टिवली ही कर सकते हैं। यहां तक समझ आया? चल, पॉइंट नंबर 7, हाउएवर। अब बताओ आप हाउएवर का मतलब क्या होता है? ऊपर अच्छा खासा जो पॉइंट लिखा है उसकी ऐसी तैसी कर देता है हाउएवर शब्द। अभी हमने जो पॉइंट प्यारा सा बनाया है उसकी सारी वैल्यू खत्म कर देता है हाउएवर शब्द। हाउएवर का मतलब है कि वैसे तो आपने ऊपर जो लिखा है उसको हमने समझ लिया, लेकिन कुछ और भी बात है। तो ऊपर हमने क्या लिखा कि ये पावर अकेले आदमी को नहीं दी जा सकती, लेकिन हम नीचे अगले पॉइंट में पढ़ेंगे कि इन 17 शक्तियों में से, इन सारी शक्तियों में से कोई कोई शक्ति ऐसी है जो किसी किसी अकेले इंसान को भी सौंपी जा सकती है। आइए देखिए कैसे। देखिए, हाउएवर देयर आर 3 पावर्स out of 13 powers under section 179 which can be delegated to a director or committee of directors, a director और कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब एक डायरेक्टर को दे सकते हैं, कमिटी ऑफ डायरेक्टर को दे सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर और इवन ब्रांच ऑफिसर। हां जी, ये जरा मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या लिखवाया। वैसे तो हमने सीखा कि सेक्शन 179 की 13 शक्तियां और सेक्शन 180 की 4 शक्तियां, कुल मिलाकर ये जो 17 शक्तियां हैं, इन 17 की 17 शक्तियों का इस्तेमाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली करेंगे। कोई अकेला इंसान ये नहीं कह सकता कि साहब ये वाली शक्ति तो मुझे दे दो, मेरे हाथ में दे दो, मैं ही सारी की सारी एक्सरसाइज कर लूंगा इन पावर्स को। ना, गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर कैसे होगा? फिर तो यह होगा कि हर शक्ति के इस्तेमाल करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। यही तो मतलब हुआ ना कि जब तुम अकेले आदमी को पावर दोगे नहीं तो तुम्हें हर मैटर के लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और वो खर्चीला मैटर है। सारे डायरेक्टरों की बार बार मीटिंग करने पर डायरेक्टरों को भी आने जाने का पैसा देना पड़ता है और फिर मीटिंग को करने का भी खर्चा होता है। सर आप सोचो कि अगर डायरेक्टर्स जो हैं थोड़े अनइंपॉर्टेंट काम, थोड़े रूटीन वाले काम, थोड़े रोजाना वाले काम, थोड़े हल्के काम किसी एक आदमी को सौंप दोगे तो यार कौन सी आग लग जाएगी। इसलिए सरकार ने कहा है कि जो 13 शक्तियां सेक्शन 179 की हैं, जा तुझे मैं परमिशन देती हूं, सरकार कह रही है जा तुझे मैं परमिशन देती हूं कि उन 13 शक्तियों में से 3 शक्तियां ऐसी हैं जो आप बोर्ड मीटिंग की जगह किसी अकेले आदमी को भी सौंप सकते हो, क्योंकि वो रूटीन नेचर की है। मैं आपको भी बताऊंगा। 3 शक्तियां हैं, शक्ति नंबर 4, शक्ति नंबर 5, शक्ति नंबर 6, पावर नंबर 4, पावर नंबर 5, पावर नंबर 6, which can be delegated and we don't need a board meeting for them to be discussed and decided. तो हमें क्या समझ आया? मैं एक छोटा सा चित्र बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 8 पर अभी नहीं आना, पॉइंट नंबर 8 पर अभी नहीं आना, मेरी बात सुनिए। पावर्स, टोटल कितनी पावर्स हैं? 17। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर 17 है। इन 17 में से 13 ऐसी हैं जिनमें नो अप्रूवल नीडेड,
राइट, और 4 ऐसी हैं जिसमें अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन नीडेड। ठीक, स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें चाहिए। अब ये जो 13 हैं, इसमें से 10 जो हैं उनके लिए बोर्ड मीटिंग कंपलसरी, कॉमा डेलीगेशन नॉट अलाउड। ठीक है, 10 शक्ति ऐसी हैं जिनके लिए बोर्ड मीटिंग करनी ही पड़ेगी, जिनके लिए क्या नहीं कर सकते हम, डेलीगेशन के, वो काम किसी और को नहीं सौंप सकते। और जो 3 बची, बोर्ड मीटिंग नॉट नीडेड, कॉमा कैन बी डेलीगेटेड, ये सौंपे जा सकते हैं। बोर्ड मीटिंग नॉट नीडेड, कैन बी डेलीगेटेड, ये शक्ति दूसरे को सौंपी जा सकती है, कैन बी डेलीगेटेड। और ये वाले भी ऐसे हैं, इनके लिए भी बोर्ड मीटिंग कंपलसरी, कॉमा डेलीगेशन नॉट पॉसिबल। ये चित्र आप ड्रॉ कर लीजिए। वैसे तो ये मैंने इनफॉर्मली बनाया था, ये सोच के कि मैं हल्का सा ऐसे आपको समझा दूंगा, लेकिन ये अच्छा काम देगा आपको। पावर्स में से एरो निकाल के 17 लिखा है और फिर ये मैंने चार्ट बनाया है। अब इसके बाद हम उन शक्तियों की लिस्ट लिखेंगे, ये जो 13 हैं वो, और जो 4 हैं वो। मुझे नहीं लगता कि हम 17 लिख पाएंगे, लेकिन हम ये 13 तो आज लिख ही लेंगे, और हम उनमें ये भी समझ लेंगे कि 10 कौन सी हैं जिनका डेलीगेशन संभव नहीं है, और 3 कौन सी हैं जिनका डेलीगेशन संभव है। इस चित्र को सब लोग फटाफट बना लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा अब तक, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, चलिए। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 पर आइए। फॉलोइंग आर द following are the 13 powers, following are the 13 powers as per section 179, following are the 13 powers as per section 179 which do not need any approval to be exercised, to be exercised by board of directors। तो आइए 13 शक्तियां एक एक करके लिखते हैं। पहला, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स। भाई शेयर होल्डर से शेयर के पैसे मांगने में क्या प्रॉब्लम है? टू मेक कॉल्स ऑन शेयर्स, राइट। दूसरा, सेकंड है टू ऑथराइज बायबैक। टू ऑथराइज बायबैक एज पर लिमिट। आप पढ़ते होंगे, आपने इंटर में पढ़ा होगा, 10% का लिमिट है ना, कि 10% तक का बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर देते हैं, 10% से ऊपर का बायबैक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव नहीं करते। तो रूल के मुताबिक, लिमिट के मुताबिक जितना बायबैक उनके लिए अलाउड है उतना, ठीक है ना। तीसरा, टू इशू सिक्योरिटीज
to issue securities including debentures, to issue securities including debentures, including debentures, whether in India or outside India. भारत में या भारत के बाहर, भारत में या भारत के बाहर कहीं पर भी शेयर्स, डिवेंचर, सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं ये लोग, ठीक है? दिस इज ओके। फोर्थ, टू बोरो मनी। एक तो हो गया डिवेंचर इशू करके पैसे उधार लेना, लेकिन उसके अलावा भी तो बोरोवल हो सकता है ना, टू बोरो मनी, ठीक है? अगला, टू इन्वेस्ट कंपनी फंड्स। टू इन्वेस्ट कंपनी फंड्स, इन सब के लिए सोचो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ही नहीं चाहिए, बहुत चले जा रही गाड़ी बढ़िया बढ़िया, ठीक है? टू गिव लोन्स, गारंटी और सिक्योरिटी, मतलब या तो हम लोन ही दे दें या फिर हम लोन ना दें, लेकिन लोन कोई और दे रहा है, हम उसकी गारंटी ले रहे हैं। सोचो, हमारा अपना को मतलब ही नहीं। हाँ जी। सेवेंथ है टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, टू अप्रूव financial statement and board report. Yes. Eighth is to diversify business of the company. To diversify business of the company. फिर है टू अप्रूव अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, टू अप्रूव अमलगमेशन, टू अप्रूव अमलगमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन। टेंथ है भाई टू टेक ओवर अ कंपनी और एक्वायर अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, टू टेक ओवर अनदर कंपनी, टू टेक ओवर अनदर कंपनी और एक्वायर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें कोई समझाने की खास जरूरत हो। हमें यह नहीं समझना कि बोर्ड रिपोर्ट किसे कहते हैं, वो तो जब बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन आएगा तो समझ ही लेंगे, 134 है। आप मेरी बात समझे? इन शब्दों का मतलब नहीं समझना है। कभी आप समझो डाइवर्सिफाई का मतलब तो बता ही नहीं रहे मास्टर जी। भाई, डाइवर्सिफाई का मतलब थोड़ी समझना है मुझे को, वो तो चलो ठीक है, तुम मुझसे वैसे पूछ लेना। हमारा उद्देश्य इस समय यह है उस लिस्ट को पढ़ना जिस लिस्ट के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 179 में कुल मिलाकर 13 शक्तियां ऐसी थी ना जो एब्सोल्युटली अवेलेबल है, वो लिस्ट हम लिख रहे हैं। चलो भाई, लिस्ट नंबर में पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 अगला है टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। हां जी। 12th है टू अपॉइंट और रिमूव एनी की मैनेजरियल पर्सन। टू अपॉइंट और रिमूव एनी, कौन होता है की मैनेजरियल पर्सन? ये आपके कोर्स में आएगा, जरूर आएगा। मैंने आपको कहा है
कि हम कण कण कंपनी लॉ का पढ़ेंगे, सब कुछ पी जाएंगे बिल्कुल। एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ दिखे और आपको लगे कि यार ये कंपनी लॉ में तो था लेकिन अपने को नहीं आता। राइट टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर, टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर to appoint internal auditor and secretarial auditor, जो कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं। इन इंटरनल ऑडिटर का भी सेक्शन आएगा कोर्स में, सेक्रेटरियल ऑडिटर का भी आएगा, सबका आएगा, आप बेफिक्र रहो। ये वो 13 शक्तियां हैं दोस्तों, ये वो 13 पावर्स हैं जिनको सेक्शन 179 में बताया गया है। और इनमें से आपको बताऊं, पावर नंबर 4, 5 और 6, ये 3 ऐसी पावर हैं जिनको डेलीगेट करा जा सकता है। राइट, चलिए अब हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, लिखिएगा, आउट ऑफ दीज 13 पावर्स powers at point number 4, 5 and 6 are allowed to be delegated. Delegate किसको करना है वो हम पढ़ चुके हैं। Are allowed to be delegated। देखिए क्या है पावर नंबर 4, 5, 6, पता है आपको क्या है? बोरो मनी, पैसे उधार लेना, टू मेक इन्वेस्टमेंट्स एंड टू गिव लोन्स। सोचो ये जल्दी जल्दी के डिसीजन है। पता चला बैंक से लोन लेने से पहले तो अप्रूवल लेने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत हो सकती है ना भाई। 13 शक्तियों में से 3 शक्तियां, पावर नंबर 4, 5, 6, लोन देना, लोन लेना और वो इन्वेस्टमेंट करना, ऐसी हैं जिनको डेलीगेट कर सकते हो। और किसको डेलीगेट करोगे? किसी एक डायरेक्टर को, 2-3 डायरेक्टरों की एक कमिटी को, किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को, किसी ब्रांच ऑफिसर को। ये हम सुन चुके हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे इसके आगे के पॉइंट अगली मुलाकात में। आप यहां पर पॉइंट नंबर 10 डालकर छोड़ दीजिए, पॉइंट नंबर 10 डालकर छोड़ दीजिए, बचा हुआ हम अगली मुलाकात में सीखेंगे। ऑल राइट दोस्तों, इज दैट ऑल? तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।